हेलो दोस्तों, आज ये हमारा झारखंड एपीओ का 4th मॉक टेस्ट है। ठीक है, और इससे पहले 3 मॉक टेस्ट हम कर चुके हैं कंप्लीट, 1, 4 और 7 तारीख को। ठीक, अब चूंकि जो नेक्स्ट वीडियो थी वो 10 नवंबर को आनी थी, हमारा जो ये 4th टेस्ट है, लेकिन ये किसी वजह से आ नहीं पाया है, तो फिर अब ये कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, तो आप जो है कमेंट मतलब करके बता देना कि आपको ये टेस्ट वगैरह कैसे लग रहे हैं, उसका लेवल क्या है, उसमें क्वेश्चन का लेवल क्या है, कि हार्ड है या इजी है। ठीक है, तो उसी हिसाब से क्वेश्चन पेपर को और सेट जो है उसी पैटर्न पे बनाया जाएगा। अगर आपको लगता है कि इजी है तो थोड़ा क्वेश्चन के जो लेवल है उसको चेंज किया जाएगा। और इसको देखो, ये है कि कमेंट करके तो आपको बताना ही है। उसके बाद में इनको कुछ लोग जो परचेज नहीं कर पाते हैं टेस्ट सीरीज, तो उनको भी आप सेंड कर दीजिए। फ्री मॉक टेस्ट है तो इसमें किसी का कुछ नहीं जाएगा, एक आपको जो है ह्यूमैनिटी के नाते से आप इसको शेयर कर दीजिए, किसी के लिए फायदा हो जाएगा। और चैनल को भी इसीलिए सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सारे टेस्ट आपको मिलते रहेंगे। अभी झारखंड एपीओ का है, फिर उसके बाद में यूपी एपीओ आएगा, है ना, फिर उसके बाद में उत्तराखंड एपीओ है, बिहार एपीओ है। तो ऐसे टेस्ट आपको फ्री मॉक टेस्ट मिलते रहेंगे लगातार। तो आप जो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल अब इसको टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करने का तरीका बता ही रखा है। तो पहले आप 100 क्वेश्चन तक आप देख लेंगे। 100 क्वेश्चन तक देखने के बाद में, ठीक है, फिर 2 मिनट के बाद में फिर इसको पेपर को सॉल्व करेंगे। आप पूरा पेपर अपना ब्लैंक पेपर लेकर के या ओएमआर शीट का एक वो ले लेना, नोटबुक सी जो आती है ओएमआर शीट की, वो ले लेना, उसकी फोटोकॉपी करवा लेना या किसी से। ठीक है, ऑनलाइन भी मिल जाते हैं, ऑनलाइन आप गूगल पे सर्च करोगे ओएमआर शीट, है ना, 100 क्वेश्चन का, तो वो मिल जाएगा, उसको प्रिंट आउट करवा के निकलवा लेना इस तरह से। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं टेस्ट को। तो ये पहले आप 100 क्वेश्चन को देख लीजिए कि 100 क्वेश्चन आपके किस तरह से हैं, कौन कौन से हैं, और उनको आप करते रहिए। आवाज को म्यूट कर दीजिए और आवाज को म्यूट करने के बाद में अपना पेपर सॉल्व कर लीजिए। जैसे ही आपका पेपर सॉल्व होगा उसके बाद में क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया जाएगा तुरंत, तो आपको इसका आंसर भी तुरंत ही मिल जाएगा। ठीक है, जहां क्वेश्चन आपको करना हो वहीं पे पॉज कर देना इसको, वीडियो को। तो इस तरह से हमारे ये सारे क्वेश्चन जो है साथ ही साथ हो जाएगा, साथ ही साथ आपको आंसर की भी मिल जाएगी। तो क्वेश्चन का लेवल भी आप बता देना, कमेंट करके बता देंगे तो उससे ये है कि आप खुद में अपने आप सोचने लग जाएंगे कि क्वेश्चन इस तरह से हैं, क्वेश्चन उस तरह से हैं। तो उससे हमें मोटिवेशन मिल जाएगी कि हाँ, हमको क्या सुधार करना है। ठीक है, तो आपके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे कि हाँ यहाँ से, और वो भी फ्री में मिल जाएंगे। तो इसलिए आप कमेंट करके बता देना, और ये आपके यहाँ से फिर 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। तो आपके लगभग अब ये चौथा मॉक टेस्ट है, तो इस तरह से आपके 400 क्वेश्चन लगभग हो गए हैं। ठीक है, और इसमें जो भी रिसेंट केस बताए जा रहे हैं उन रिसेंट केस को भी आप देख लेना। जो 4 ऑप्शन दिए जाते हैं तो चारों रिसेंट केस ऑप्शन के मतलब जो है चारों को आप देख लेना एक बार गूगल करके। तो चाहे वो 2020 के 21 के ऐसे करके, क्योंकि लास्ट जो वैकेंसी आई थी 2019 में आई थी झारखंड एपीओ में, तो उसके बाद से जो भी केस लो रहेंगे वो सब उसमें पूछे जा सकते हैं वहां से। ठीक है, चाहे वो आईपीसी का हो, चाहे वो सीआरपीसी का हो, चाहे वो इंडियन एविडेंस एक्ट का हो, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन का हो। तो इस तरह से ये आपके 100 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अब आपके आंसर की यहाँ पे मिलाते हैं, आप पेपर करने के बाद में आप आंसर की मिला लेना। ठीक है, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्धारित किया है कि सीआरपीसी की धारा 144 कॉन्स्टिट्यूशनल है, संवैधानिक है। तो ये आपका हो गया ए ऑप्शन। उसके बाद में सीआरपीसी की धारा 125 के अंतर्गत भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकारी कौन नहीं है। तो इसमें आपका जो है
सहोदर भाई ये नहीं है। नेक्स्ट है दीना बनाम भारत संघ का वाद जो है वो किससे संबंधित है? तो फांसी के द्वारा मृत्युदंड का जो निष्पादन है, एग्जीक्यूशन है, उससे रिलेटेड है। फोर्थ है सीआरपीसी की कौन सी धारा न्यायाधीशों के अभियोजन से संबंधित है? तो फोर्थ का हो गया आपका सी, सेक्शन 197। फिफ्थ है सेक्शन 468 सीआरपीसी के अंतर्गत कोई न्यायालय ऐसे अपराध का संज्ञान यानी कॉग्निजेंस जो 1 वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए कारावास से दंडनीय है, यानी 1 वर्ष तक की, तो उसके लिए संज्ञान लेने की जो सीमा है, परसीमा है, लिमिटेशन है, वो कितनी है? 1 वर्ष की समाप्ति के बाद नहीं लेगा। उसके बाद में नेक्स्ट है 6th क्वेश्चन है सीआरपीसी के सेक्शन 162 के अंतर्गत किसी व्यक्ति के द्वारा किसी पुलिस अधिकारी से तफ्तीश के दौरान, तफ्तीश बोलते हैं इन्वेस्टिगेशन को, उसके दौरान किया गया कोई कथन क्या होगा? तो वो कथन करने वाले व्यक्ति के द्वारा उस पर साइन नहीं किए जाएंगे, ठीक है ना। सीआरपीसी की धारा 154 के अंतर्गत जो एफआईआर है वो कैसे अपराधों से संबंधित है? तो वो केवल कॉग्निजेबल ऑफेंस है। उसके बाद में सीआरपीसी की धारा 133 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट के द्वारा पारित कंडीशनल ऑर्डर जो होता है, सशर्त आदेश को सिविल न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। तो ये कथन कैसा है? सही है या गलत है? तो सही है। उसके बाद में नेक्स्ट है राजकोट जबलपुर एक्सप्रेस रेलगाड़ी से भोपाल से जबलपुर जा रहा था, ठीक है ना। इटारसी स्टेशन पर ए ने बी को जो जबलपुर का रहने वाला था गंभीर चोट कारित की। इस अपराध का जो ट्रायल है वो किस कोर्ट में होगा? तो यहाँ पे इटारसी में होगा जहां पे चोट कारित की है। उसके बाद में नेक्स्ट है हत्या के बाद में ट्रायल कौन सा कोर्ट कर सकता है? तो यहाँ पर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सेशन जज। वारंट केस का संबंध ऐसे अपराध से है जो मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक के कारावास हैं। उसके बाद में अचल संपत्ति पर झगड़े के विवाद के संबंध में कार्यपालक मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट सीआरपीसी की धारा 145 के अंतर्गत संपत्ति पर कब्जे के संबंध में अपने आदेश पारित करने से पहले कितनी अवधि पर विचार कर सकता है? उसके कब्जे के संबंध में जो उपधारणा करता है वहां पर, तो ये हो गया 2 माह। सीआरपीसी की धारा 106 के अंतर्गत प्रशांति कायम रखने के लिए सदाचार के लिए प्रतिभूति पर छोड़ने का अधिकार किसको होता है? तो यहाँ पर सभी, ठीक है ना, प्रतिभूति पर छोड़ने का अधिकार है यहाँ पर, ठीक है ना। वैसे जो रहता है वो सत्र न्यायालय और फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट इन दोनों को रहता है, ठीक है ना। उसके बाद में नेक्स्ट है धारा 125 सीआरपीसी के अंतर्गत मेंटेनेंस के लिए प्रति माह कितनी राशि दिलाई जा सकती है? तो यह परिस्थितियों के अनुसार मजिस्ट्रेट जैसा समझे। पहले 500 रुपए था, फिर बाद में ये संशोधन कर दिया गया था, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है सीआरपीसी की धारा 125 के अंतर्गत मेंटेनेंस कौन नहीं मांग सकता है? तो यहाँ पर वयस्क विवाहित पुत्री जो अपना भरण पोषण नहीं कर सकती, ठीक है। नेक्स्ट है सीआरपीसी की धारा 133 के लागू होने के लिए असुविधा या अतिक्रमण कहाँ नहीं होना चाहिए? तो ये निजी स्थान पर और निजी व्यक्तियों पर, क्योंकि पब्लिक प्लेस पर होना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट ने किस केस में सर्कमस्टेंशियल एविडेंस में जो श्रृंखला होती है, सीरीज जो होती है, उसका मतलब क्या है? तो इस बारे में निर्णय देते हुए कहा कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य में घटनाओं की एक पूरी श्रृंखला स्थापित करने के लिए साक्ष्यों को सावधानी पूर्वक और गहन जांच की आवश्यकता होती है, जिससे संदेह की कोई गुंजाइश है यहाँ पर, ठीक है ना, गुजारिश नहीं है, गुंजाइश ना हो। यदि साक्ष्यों की श्रृंखला में कोई कड़ी गायब है या स्थापित विधिक सिद्धांतों के अनुसार अप्रमाणित है तो दोष सिद्धि नहीं की जा सकती है। तो ये सर्कमस्टेंशियल एविडेंस से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण केस है आपका लक्ष्मण प्रसाद बनाम मध्य प्रदेश राज्य 2023 सुप्रीम कोर्ट का। उसके बाद में नेक्स्ट है किस अपराध का समरी ट्रायल नहीं किया जा सकता है? तो ये घोरुपति 320 आईपीसी में जो है उससे रिलेटेड है। तो वहां पर 7 वर्ष से अधिक का जो प्रोविजन है दंड का, तो इसलिए नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है समरी ट्रायल प्रक्रिया के अंतर्गत सीआरपीसी के अध्याय 21 में अधिकतम दंड की सीमा क्या है? तो समरी ट्रायल में जो अधिकतम दंड मिलता है वो 3 माह। नेक्स्ट है
किस धारा के अंतर्गत में विवाह के विरुद्ध अपराधों के लिए अभियोजन, प्रोसिक्यूशन अगेंस्ट ऑफेंस रिलेटेड मैरिज। तो यहाँ पर जो 20 है उसका आंसर होगा 198 सेक्शन। किस सेक्शन में सीआरपीसी के में प्रावधान है कि किसी व्यक्ति के द्वारा पुलिस अधिकारी को किया गया कथन यदि लेखबद्ध किया जाता है तो कथन करने वाले व्यक्ति के द्वारा उस पर सिग्नेचर नहीं किया जाएगा। तो ये होगा सेक्शन 162। यहाँ घुमा के पूछा है, पहले ऊपर पूछा है कि उस पर हस्ताक्षर नहीं किया जाएगा, यहाँ पूछ लिया सेक्शन। ठीक है। सीजेएम कारावास के दंड की सजा पारित कर सकता है, यहाँ पर 7 वर्ष तक के अपराध, 7 वर्ष तक का मतलब जो सजा पारित कर सकता है। फिर है मैचिंग से रिलेटेड है ये। ठीक है। तो यहाँ पर पहले का है दूसरा, फिर 376, फिर 437 और 482। तो आपका आंसर हो गया ए। उसके बाद में नेक्स्ट है 24। सीआरपीसी की किस धारा में कोर्ट को ये पावर है कि ट्रायल के किसी भी स्टेज पर वो किसी भी व्यक्ति को साक्षी विटनेस के रूप में बुला सकता है। तो यहाँ पर वो सेक्शन 311 है। इसके साथ 217 को भी हम कोरिलेट करके पढ़ते हैं, वहां पर भी री एग्जामिनेशन करता है। उसके बाद में ए को सुल्तानपुर में शारीरिक क्षति कारित की गई थी और वह उन क्षतियों के कारण लखनऊ में जहां उसे इलाज हेतु लाया गया था वहां पर वो मर जाता है। निम्नलिखित कोर्ट में से किस कोर्ट को इस मामले में ट्रायल का जुरिस्डिक्शन होगा? तो यहाँ पर उसको जो ट्रायल का दोनों को ही यहाँ पर होगा। ठीक है ना, जो सेक्शन 179 आप पढ़ते हैं। किस केस में यह डिसाइड हुआ है कि एफआईआर दर्ज करवाने में अगर लंबी देरी की जाती है तो फिर वहां से एंटिसिपेटरी बेल पाने का वहां पर वैध आधार बन जाता है? तो यहाँ पर आपका ये सुमेध सिंह सैनी बनाम पंजाब राज्य का केस है 2020 का। उसके बाद में नेक्स्ट है, किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने अब निर्धारित किया है कि धारा 167 सीआरपीसी के अधीन कोर्ट को हाउस अरेस्ट की पावर है और धारा 167 के अधीन जमानत का अधिकार एक मूल अधिकार फंडामेंटल राइट है। तो ये आपका जो है बन जाता है गौतम नवलखा बनाम NIA 2021 सुप्रीम कोर्ट। इंपॉर्टेंट केस है, ये भी आप देख लेना सारे। ठीक है ना। पलविंदर कौर बनाम पंजाब राज्य का केस किससे संबंधित है? एविडेंस का क्वेश्चन, कन्फेशन से रिलेटेड है। आंख के आंसुओं के आधार पर निर्णीत वाद। किसी वाद या कार्रवाई में सबूत का भार उस व्यक्ति पर होता है जो दोनों में से किसी भी तरफ से कोई साक्ष्य न दिए जाने पर असफल हो जाएगा। तो ये सेक्शन 102। ठीक है। कब्जा स्वामित्व का प्रथम दृष्टया साक्ष्य सिद्धांत का वर्णन, सेक्शन 110 30 का सी। उसके बाद में नेक्स्ट है, किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णित किया है कि सहअभियुक्त की कन्फेशन जो होती है, को एक्यूज्ड की अकम्प्लिस जो होता है, वो बहुत कमजोर प्रकृति का साक्ष्य है और इस प्रकार की जो कन्फेशन है वो दूर सिद्धि का आधार नहीं बन सकती है। तो ये कश्मीरा सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य का केस है। नेक्स्ट है धारा 14 एविडेंस की, उसमें मानसिक दशा दर्शाने के रूप में कौन सा यहाँ पर वर्णित नहीं है? तो यहाँ पर जो आप पढ़ते हैं, यहाँ पर हम पढ़ते हैं जैसे किंगरिग होता है तो उसमें जैसे ये हेतुक है, हेतुक बोलते हैं मोटिव कॉज को, और जो मोटिव होता है वो होता है हेतु। ठीक है ना। और ये है हेतुक। ये धारा 7 में है और ये धारा 8 में है। नेक्स्ट है, बोलने में असमर्थ एक साक्षी अपना साक्ष्य खुले न्यायालय में लिख कर देता है तो इस प्रकार उसका साक्ष्य कैसा कहलाएगा? मौखिक साक्ष्य है। ठीक है ना। नेक्स्ट है मैचिंग से रिलेटेड है। यहां पर आपको बताना है हस्तलेख विशेषज्ञ की राय। ठीक है ना। तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। ऐसे व्यक्ति के द्वारा किया गया सुसंगत तथ्य का कथन जो मर गया है या मिल नहीं सकता, तो वो डाइन डिक्लेरेशन वाला। दांडिक मामला में पूर्वतन अच्छाशील जो होता है ये 53। दस्तावेज की अंतर्वस्तु के बारे में मौखिक स्वीकृतियां, तो 2 3 4 1। उसके बाद नेक्स्ट है 35। एविडेंस के किस प्रोविजन के अंतर्गत में वैध विवाह के दौरान उत्पन्न बच्चे की औरस्ता मतलब धर्मस्थता, लेजिटिमेसी। ठीक है ना। तो वो हो गई सेक्शन 100
12, 35 का सी। नेक्स्ट है, किसी अटॉर्नी या वकील के द्वारा एक बैरिस्टर को सूचना दी जाती है कि महत्वपूर्ण साक्षी एक डकैत है। साक्षी से यह पूछे जाने का यह एक युक्तियुक्त आधार है कि क्या वह एक डकैत है। ठीक है, तो ये हो गया सेक्शन 149। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट है 37, कौन सा सही मैचिंग नहीं है। तो यहाँ पर आपका जो है वो विधिक सलाहकार की गोपनीय संसूचना 127, ये आपका गलत दे रखा है, 129 में है। प्रश्न ये है कि क्या एक विशिष्ट पत्र ए को मिला। अब ये फैक्ट की वह इन द कोर्स ऑफ बिजनेस है ना, उसमें सम्यक अनुक्रम में डाक में डाला गया था और वह पुनः प्रेषण केंद्र द्वारा लौटाया नहीं गया था, तो यहाँ पर ये रिलीवेंट होगा। उसके बाद में नेक्स्ट है, मजिस्ट्रेट के समक्ष जो कन्फेशन की जाती है वो किस धारा के अंतर्गत में रिलीवेंट होती है, तो सेक्शन 26। नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने किस केस में कहा है कि अभियोजन पक्ष का यह विवेकाधिकार है कि वह आरोप साबित करने के लिए उतना ही साक्ष्य पेश करे जितना आवश्यक हो। साक्ष्यों की संख्या को नहीं बल्कि साक्ष्यों की गुणवत्ता मायने रखती है। तो ये किस केस में कहा गया था, ये आपका था ये डाला नहीं, अजय एंड अज्जू बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2023 सुप्रीम कोर्ट। ठीक है ना, इस केस में ये बात कही गई थी। उसके बाद में नेक्स्ट है, ये सेक्शन 134 पर एक महत्वपूर्ण केस है। ठीक है ना, नेक्स्ट है, विशेषज्ञ की राय, एक्सपर्ट की जो ओपिनियन है वो किस धारा के अंतर्गत रिलीवेंट मानी जाती है, तो सेक्शन 45। उसके बाद में नेक्स्ट है, दंडिक कार्यवाही में क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में ये फैक्ट की अभियुक्त बुरे करेक्टर का है, बैड करेक्टर का है, तो दंडिक कार्यवाही में बुरे करेक्टर का है, तो ये बात क्या करती है, ये बात सही तब होती है जब तक कि इस बात का साक्ष्य नहीं दिया गया हो कि वह अच्छे सील का है। ठीक है ना, उसके बाद में लोक दस्तावेज को एविडेंस के अंतर्गत साबित किया जा सकता है, तो उसके सर्टिफाइड कॉपी के द्वारा। ठीक है ना, उसके बाद में नेक्स्ट है, डॉक्यूमेंट को साबित करने के लिए कब अटेस्ट अनुप्रमाणित साक्षी बुलाना आवश्यक नहीं है। ठीक है ना, तो ये कब नहीं है, जबकि वह दस्तावेज वसीयत ना हो। ठीक, उसके बाद में किसी अपराध को साबित करने का भार किस पर होता है, तो वो अभियोजन पक्ष पर। नेक्स्ट है, एविडेंस की किस धारा के अंतर्गत में मूक साक्षी का साक्ष्य ठीक माना जाता है, सेक्शन 119। ठीक है ना, नेक्स्ट है, किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो कन्फेशन धारा 27 के अनुसार साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है यदि यह अभियुक्त की मातृभाषा में अभिलिखित नहीं की गई है। मातृभाषा में साक्ष्य लेखबद्ध न करना भी दोष मुक्ति का आधार हो सकता है। तो ये आपका जो केस है वो सिजु कुरियन वर्सेस कर्नाटक राज्य 2023 का केस है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट है, सभी एडमिशन कन्फेशन होती हैं परंतु सभी कन्फेशन एडमिशन नहीं होती हैं, तो ये बात जो वो गलत है। ठीक है ना, नेक्स्ट है, उसके बाद में विबंध का जो सिद्धांत है वो किस में लागू होता है, तो विबंध का सिद्धांत दीवानी मामलों में लागू होता है। उसके बाद में नेक्स्ट है, एविडेंस की किस धारा के अंतर्गत में द्वितीय वाद या विचारण के वर्जन हेतु पूर्व निर्णय जो होते हैं, प्रेसिडेंट जो होते हैं, वो रिलीवेंट माने जाते हैं। एविडेंस की किस धारा के अंतर्गत में, तो सेक्शन 40 आप पढ़ेंगे तो उसमें है ये। संविधान के कमजोर वर्गों के संरक्षण के लिए प्रावधान आर्टिकल 15। उसके बाद में सरकार द्वारा संचालित मेडिकल चिकित्सा महाविद्यालय में आर्टिकल 15(1) के अंतर्गत जो रिजर्वेशन है वो कब विधिमान्य होगा, वैलिडेट होगा, तो अगर वो अधिवास के आधार पर दिया जाता है, हैबिटेट के आधार पर दिया जाता है तो। ठीक है ना, उसमें 5 चीजें दी हुई हैं, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान और धर्म, है ना। जन्म, जाति,
धर्म, लिंग स्थान और वासस्थान, ठीक है ना। नहीं, मूल वंश, मूल वंश है उसमें जो है, ठीक है ना। एक और एक हो गया लिंग, जेंडर, ठीक है ना। तो 5 हो गए ये। उसके बाद में नेक्स्ट है इसमें शिक्षण संस्थाओं में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में SC/ST के पक्ष में स्थानों का आरक्षण जो किसमें है, तो आर्टिकल 15 क्लॉज 4, ठीक है ना। उसके बाद में नेक्स्ट है 54 नंबर, कौन से प्रकार का न्याय संविधान के द्वारा प्रदत्त नहीं है। तो संविधान में कौन सा नहीं है, नैतिक, एथिकल जो जस्टिस है वो नहीं है। उसके बाद में नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट के कौन से निर्णय के बाद में संविधान का संशोधन करके सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष उपबंध किया गया। तो मद्रास राज्य वर्सेस चंपाकम दोराई राजन, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है संविधान के अधीन ग्रहण का सिद्धांत किसमें लागू होता है। तो वो दोनों में लागू होता है, सभी विधियों को, चाहे संविधान के पूर्व की हो या बाद की। उसके बाद में नेक्स्ट है मैचिंग से रिलेटेड है, पहले का इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ का ये हो गया, तो पहले में 4 हो गया, ठीक है ना। ज्ञान कौर वाला 21 से हो गया, AS नारायण आपका धार्मिक स्वतंत्रता और बीकाजी वाला आर्टिकल 13 इससे रिलेटेड। उसके बाद में नेक्स्ट है 58, कई वादों में कहा गया है कि जैसे देवदासन बनाम भारत संघ के वाद में कहा गया है कि आर्टिकल 16 को निम्नलिखित अनुच्छेदों के संदर्भ में देखा पढ़ा जाना चाहिए। तो आर्टिकल 46 और 335। नेक्स्ट है किसने कहा है कि भारतीय संविधान एक सेंट्रलाइज्ड, केंद्रीकृत प्रवृत्ति वाला कन्फेडरेशनल कॉन्स्टिट्यूशन है। तो ये किसने कहा है, तो ये आपका सर आइवर जेनिंग्स ने। उसके बाद में नेक्स्ट है किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रिजर्वेशन की जो मैक्सिमम सीमा है वो 50% यानी 50% से अधिक नहीं हो सकती है। तो ये इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। कैरी फॉरवर्ड रूल जो होता है उसको अल्ट्रा वायरस जो उसको घोषित किया था वो किस केस में कहा था, तो वो देवदासन वाले केस में, ठीक है ना। उसके बाद में जुडिशियल रिव्यू किस आर्टिकल से रिलेटेड है, तो आर्टिकल 13 से। उसके बाद में नेक्स्ट है उद्देशिका में जो पंथ निरपेक्ष है, सेकुलर वर्ड है, वो कब जोड़ा गया, तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। उसके बाद में नेक्स्ट है मूल अधिकारों के प्रयोजन के लिए शब्द स्टेट में क्या सम्मिलित नहीं है, तो यहां पर संवैधानिक और संसदीय विषयों का अध्ययन संस्थान ये वाला इसमें शामिल नहीं है स्टेट में। उसके बाद में नेक्स्ट है कौन सा मैचिंग नहीं है, तो यहाँ पर अमीश देवगन बनाम भारत संघ का जो केस है 2020 का, ये हेट स्पीच से रिलेटेड है। धीरज मोर वर्सेस दिल्ली हाई कोर्ट का 2019 का, ये जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है। और रजनीश बनाम नेहा 2020 का केस भरतपुर सर के संदाय की तारीख से संबंधित है, कब से वो देय होगा, ठीक है। तो इसमें से कौन सा मैचिंग नहीं है, तो यानी उपरोक्त कोई नहीं, सारे मैचिंग है। उसके बाद में नेक्स्ट है डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स जो होता है आच्छादन का सिद्धांत, वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किस केस में प्रपोज्ड किया गया था, तो भिकाजी वर्सेस मध्य प्रदेश राज्य। भारतीय संविधान की जो सिस्टम है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम, वो कैसा है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है लोकसभा के 2 सत्रों के जो अंतराल होता है, इंटरवल जो होता है 2 सेशन में, उसको सत्रावसान कहते हैं, ठीक है। प्रत्येक नागरिक को अपने 6 और 14 वर्ष के मध्य आयु के बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने के अवसर प्रदान करने का कर्तव्य 51A का लास्टवा जो 86वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था। उसके बाद में नेक्स्ट है उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश राज्य का जो वाद है वो कौन से अधिकार से संबंधित है, तो वो शिक्षा के राइट टू एजुकेशन से संबंधित है, ठीक है ना। उसके बाद में राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा का जो विघटन है वो किया जा सकता है, तो कैसे किया जा सकता है, मंत्रिपरिषद की सलाह पर। उसके बाद नेक्स्ट है लोकसभा तो 5 वर्ष के लिए चुनी जाती है, राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, तो ये कभी विघटित नहीं होती, तो इनमें से कोई नहीं। उसके बाद में नेक्स्ट है किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 300A
के द्वारा प्रोटेक्टेड है। किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति के अधिकार से विधि के प्राधिकार के बिना, है ना, वंचित यानी डिप्राइव्ड किए जाने पर वह सामान्यतः संपत्ति प्राप्त करने का अधिकार रखता है, और यदि संभव नहीं है तो मार्केट रेट से उक्त संपत्ति के मूल्य के बराबर कंपेंसेशन प्राप्त करने का वह हकदार है। तो किस केस में कहा गया था? येरिकला सनक लंबा बनाम आंध्र प्रदेश राज्य राजस्व विवाद 2025 सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद में नेक्स्ट है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। तो ये नॉन जस्टिसेबल है, इनको कोर्ट में जो चुनौती नहीं दी जा सकती, ठीक है ना। उसके बाद में नेक्स्ट है किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्य को अपने कर्मचारियों के मनमाने कार्य के लिए व्यथित व्यक्ति को कंपेंसेशन देना होगा। तो ये स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस मुसम्मत विद्यावती। उसके बाद में नेक्स्ट है, ये किस टॉर्ट में भी बहुत पढ़ा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है कौन सा वाद नशे से यानी इंसेनिटी मत्तता से संबंधित है, ठीक है। इंसेनिटी तो खैर वो होती है विकृतता, नशे से संबंधित कौन सा नहीं है ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर आर बनाम मैकनाटन का वाद जो है वो विकृतता से संबंधित है 84 से। एक सपेरा ने सांपों का खेल दिखाते हुए दावा किया कि वह सर्पदंश को ठीक कर देता है। मृतक ने सांप से अपने को कटवा लिया परंतु सपेरा उसे ठीक नहीं कर पाया, तो सपेरा यहाँ पर उत्तरदायी है। तो यहाँ पर वो जो है मर्डर के लिए उत्तरदायी है, ठीक है ना, यानी नॉलेज है उसको, सब चीजें जानते हुए उसको कर रहा है। क्या सही नहीं है? तो इसमें से क्या सही नहीं है? तो चोरी के लिए संपत्ति ले जाने के आशय नहीं होना चाहिए, बेईमानी से होनी चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद में नेक्स्ट है ए रास्ते में बी को मिलता है और पिस्टल दिखाता है और बी के बटुआ की मांग करता है यानी पर्स की। इसके परिणाम स्वरूप अपना बटुआ यानी पर्स वो दे देता है। तो इन्हें कौन सा अपराध किया है? तो पिस्टल दिखाई है, तो यहाँ पर क्या हो गया, और उपस्थिति में है, तो दोनों कंडीशन यहाँ पे लागू है, तो लूट बन जाता है। तत्काल भय होना चाहिए और उपस्थिति में होना चाहिए, तो लूट बन जाता है, एक्सटॉर्शन, ठीक है। 6 व्यक्तियों को डकैती के लिए अभियोजित किया गया है। न्यायालय ने उनमें से 2 को पहचान संदिग्ध होने के कारण छोड़ दिया, तो शेष 4 व्यक्तियों को डकैती के लिए अभियोजित नहीं किया जा सकता, केवल लूट के लिए दंडित किया जा सकता है क्योंकि उनकी संख्या 5 से कम है। दंगा के अपराध के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो दंगा में क्या आवश्यक नहीं है? व्यक्ति विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य हों, ये आवश्यक नहीं है, ये बलवा में आवश्यक है। कौन सा कथन मानहानिकारक नहीं है? तो यहां पर आप देखेंगे एक चित्र का प्रकाशन करता है जिसका शीर्षक गुंडा मिथ्या है, ठीक है ना। नहीं ये नहीं है इसका। एक कहता मुझे इस बात का आश्चर्य नहीं कि बे की पुस्तक मूर्खतापूर्ण है क्योंकि वह एक लंपट व्यक्ति है। ये डी वाला आंसर है इसका। एक पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान बयान देता है कि बे का दे की हत्या में हाथ हो सकता है क्योंकि दोनों में घोर दुश्मनी थी, ठीक है ना। उसके बाद में नेक्स्ट है एक मनुष्य द्वारा दूसरे मनुष्य की मृत्यु कारित करना मानववाद है, सही है। मानववाद सदैव विधि विरुद्ध होता है, ये गलत है, ठीक है ना। तो 83 का सी। उसके बाद नेक्स्ट है महिला की लज्जा भंग करने संबंधी जो हमला है वो किस सेक्शन में है? तो सेक्शन 354। नेक्स्ट है बे और सह दोनों रेलवे प्लेटफॉर्म पर थे। बे ने प्रयागराज से दिल्ली का टिकट खरीदा था। बे जो एक अशिक्षित महिला थी उसने अपना टिकट सह को देखने के लिए दिया कि उसका टिकट सही है क्या। सह इस बहाने से कि वह बे का टिकट वापस कर रहा है उसे कम दूरी का दूसरा टिकट दे दिया और बे का टिकट अपने ही पास रख लिया। तो वो किस अपराध का दोषी है? तो क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन का वो दोषी है। नेक्स्ट है किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मदरसा एक्ट मदरसा शिक्षा प्रदान करने के लिए मदरसा बोर्ड के द्वारा मान्यता प्राप्त मदरसा की शिक्षा के मानक को विनियमित करता है। आर्टिकल 21A और राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के अधीन जो धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को उनके पसंद के शैक्षिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार है। तो यहाँ पर ये अंजुम कादरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2024 मदरसा बोर्ड से संबंधित है ये, ठीक है ना, मदरसा एक्ट से।
बै की कब्जाधीन संपत्ति पर ए चोरी करता है और चोरी करते समय अपने पास में अपने वस्त्रों के भीतर एक भरी हुई पिस्तौल रखता है, जिसे उसने बै द्वारा प्रतिरोध किए जाने पर बै को उपरत यानी हर्ट करने के लिए अपने पास रखा था। ए द्वारा किया गया अपराध आईपीसी की किस धारा में परिभाषित है? तो चोरी करते समय जो है ये आ जाएगा आपका 82। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है 88 आरटीआई सूचना प्रौद्योगिकी आईटी एक्ट 2000 ने किसमें संशोधन किया है? ये तीनों सेक्शन में आईटी एक्ट के द्वारा संशोधन हुआ है। उसके बाद में नेक्स्ट है ए अपनी छात्रा बै से विवाह करने का वचन देता है और उसको अपने साथ सहवास करने के लिए उत्प्रेरित करता है। ए ने बै को विवाह का झूठा विश्वास दिलाया और कपट पूर्वक विवाह की कुछ रस्में भी की, जिससे बै को विश्वास हो गया कि वह ए की विधिक नहीं है, विधिक है, विधिक तौर पर विवाहित पत्नी थी। बाद में ए ने उसको अपनी पत्नी मानने से इनकार कर दिया। तो ए ने किस प्रकार का अपराध किया है? तो ए ने उसके साथ में रेप किया है। ठीक है ना। नेक्स्ट है 90 ए एक पुलिस अधिकारी बै को ये कन्फेस करने के लिए कि उसने अपराध किया है और प्रेरित करने के लिए उसको टॉर्चर करता है, तो पुलिस अधिकारी अपराध करने का दोषी है धारा 330 के अधीन। उसके बाद में नेक्स्ट है ए ने एक रिवॉल्वर उठाई और बै को जान से मार देने के आपराधिक आशय से रिवॉल्वर को भरी हुई समझते हुए ट्रिगर दबा दिया। सौभाग्य से रिवॉल्वर भरी हुई नहीं थी और बै को कोई नुकसान नहीं हुआ। ठीक है। तो यहाँ 91 का हो जाएगा अटेम्प्ट टू मर्डर। नेक्स्ट है कौन सा इसमें से मैचिंग नहीं है सही? तो यहां पर आपका जो है वो ये हो जाएगा सामान्य आशय से संबंधित है, ये गलत है। ठीक है। ये सही है, ये भी गलत है, विकृतता का बचाव। ठीक है। और ये भी गलत है। तो ये आपका सेक्शन 85 से हो गया यहाँ पर। ठीक है ना। और ये सेक्शन 309 से हो गया। उसके बाद तो इसका आंसर हो गया 1, 3, 4। नेक्स्ट है फिर मैचिंग से रिलेटेड है आपराधिक न्यास भंग आपका 405। उसके बाद में लोक उपताप 268, हत्या सहित डकैती 396, स्त्री की लज्जा भंग करने के संबंधी हमला 354। तो 3, 4, 1, 2। उसके बाद नेक्स्ट है ए ने बी पर थूक दिया है, तो ये कौन सा इसमें से अपराध बनता है? तो यहां पर आपराधिक बल प्रयोग क्रिमिनल फोर्स का। ए एक कर्ज देने वाला बी, ए जो है ए नामक व्यक्ति एक कर्ज देने वाले नामक व्यक्ति बी की चल संपत्ति को उसकी सहमति के बिना उस पर ऋण के भुगतान के लिए दबाव बनाने के आशय से बी के कब्जे में से ले लेता है। तो यहाँ पर कौन सा अपराध किया है? तो चोरी का अपराध किया है। ठीक है। 96 रेप एक महिला पर कलंक है इसलिए दंडनीय अपराध है। सही है। एक व्यक्ति द्वारा अपनी पत्नी के साथ मैथुन करना बलात्संग नहीं है। तो ये भी सही है, लेकिन इसका स्पष्टीकरण वो नहीं है। ठीक है ना। उसके बाद में नेक्स्ट है आईपीसी का लागू होना। तो 1 जनवरी 1862। उसके बाद में 98 वास्तव में लड़े बिना दो भाई लोक मार्ग पर एक दूसरे को गाली दे रहे थे, वहां भीड़ जमा हो गई और यातायात रुक गया। तो ये दोनों भाई किस अपराध के लिए दोषी हैं? तो यहां पर ये दोनों भाई जो है वो 98 का आएगा किसी अपराध के लिए नहीं, क्योंकि देखो जब तक पब्लिक वास्तविक लड़ाई जो है यहाँ ना वास्तव में लड़े बिना, तो इसलिए आंसर आएगा डी। ठीक। उसके बाद में नेक्स्ट है 99 एक्स और वाई एक ही ट्रेन से जम्मू तवी से दिल्ली तक यात्रा करने वाले थे। वाई के पास पठानकोट के 2 टिकट थे और एक्स के पास दिल्ली का टिकट था। एक्स ने स्वेच्छा से अपना टिकट वाई को दिया, जिससे वह यह पड़ताल कर ले कि वह सही है या नहीं। वाई ने एक्स का टिकट लौटाने के बहाने अपना एक टिकट उसे दे दिया और एक्स का टिकट रख लिया। वाई ने कौन सा अपराध किया है?
तो यहाँ पर क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन, ऐसा ही इलस्ट्रेशन हमने अभी ऊपर देखा था। नेक्स्ट है वाई को एक्स का उधार देना था। एक्स का बैल झरने के पास चल रहा था, एक्स उसे हटाकर ले गया और अपने घर में बांध दिया। जब वाई ने उससे बैल छोड़ने के लिए कहा तो एक्स का कहना था कि वह बैल तभी छोड़ेगा जब उसे धन का भुगतान हो जाएगा। तो एक्स दोषी है यहाँ पर चोरी के लिए, ठीक है ना। तो इस तरह से आपके 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आपका एवरेज कितना आ रहा है, आपके क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट हो रहे हैं, क्वेश्चन का पेपर का लेवल क्या है, ये आप कमेंट करके बता देना, ताकि नेक्स्ट जो क्वेश्चन पेपर आएगा 5वां उसमें वो चीजें की जा सके, ठीक है ना। तो वो भी 2 दिन के अंतराल पे आ जाएगा आपका, ठीक। 14 या 15 को 5वां टेस्ट आपको मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।